तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का ये चैप्टर जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या होता है? जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, पुल और पुश इज नोन एज फोर्स। इसको फोर्स कहते हैं, बट ये एक टिपिकल डेफिनेशन नहीं है, ये थोड़ा बच्चों जैसा लगता है। तो मैं आपको एक फोर्स का साइंटिफिक डेफिनेशन बताती हूँ। एनी एक्सटर्नल एजेंट that changes the state of a body is known as force। तो फोर्स किसको किसको कहते हैं? कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जो बॉडी के स्टेट को चेंज करे, या फिर इसके शेप और साइज को चेंज करे, या पोजीशन को चेंज करे, या डायरेक्शन को चेंज करे, इसको क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। ये एक थोड़ा साइंटिफिक डेफिनेशन है, आप इसको याद करके रख सकते हैं। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या क्या चेंज करता है, ये पहले जानते हैं हम लोग। फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, कैन चेंज डायरेक्शन। फोर्स कैन चेंज पोजीशन। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। तो फोर्स ये सारा कुछ कर सकता है। डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, यानी कि कोई भी बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस पे हम लोग फोर्स लगा के इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई भी बॉडी यहाँ पे है तो इसको मूव करवा के हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, तो ये पोजीशन में चेंज हो गया। और कोई भी बॉडी का अगर बड़ा है, इसको हम लोग फोर्स लगा के इसको छोटा बना सकते हैं, तो ये शेप और साइज में चेंज हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि फोर्स कितने तरह का होता है। तो फोर्स कितने तरह का होता है? एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जो कि बॉडी के स्टेट को चेंज ना करे। जैसे इधर एक, अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो इस बॉडी का जो स्टेट है, या मोशन हो या रेस्ट है, वो चेंज नहीं करेगा। यानी कि जो बॉडी का स्टेट चेंज ना करे, डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी, उसी को बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स किसको कहते हैं? जो बॉडी के स्टेट को चेंज करे, चेंजेस द स्टेट ऑफ ए बॉडी ऑफ रेस्ट और मोशन, उसको चेंज करे, उसको मोशन कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बॉडी जो है वो इधर मूव करेगी 5 न्यूटन के फोर्स के मैग्नीट्यूड से। हम लोग फोर्स को न्यूटन में क्यों मेजर करते हैं, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये बॉडी जो है वो अपना पोजीशन चेंज करेगी, क्योंकि ये फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर, ये अनबैलेंस्ड है, ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये अपना पोजीशन चेंज करेगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? दिस इज गिवन बाय न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि कोई भी बॉडी जो है वो अपना कंडीशन को मेंटेन करना चाहती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करना चाहती है। जैसे ये बॉडी अगर मूव कर रही है तो ये चाहती है कि बॉडी मूव करते ही रहे, और कोई भी बॉडी अगर स्टेबल है, रेस्ट में है, तो ये चाहती है कि बॉडी रेस्ट में ही रहे। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक कारण है। आपने इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में सुना होगा। इक्विलिब्रियम क्या है? जब कोई बॉडी जो है वो अपने स्टेट को स्टेबल रखना चाहे, यानी कि अपने बॉडी को है वो स्टेबल रखना चाहे, वो अपना स्टेबिलिटी को कायम रखना चाहे, अपना चेंज, अपने जो स्टेट है उसको चेंज ना करना चाहे, इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसको स्टेबल कहते हैं। तो ऐसा क्यों है?
और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो वो चाहेगी कि हमेशा मूव करते रहे, और कोई बॉडी है वो अगर रेस्ट में है तो वो यही सोचेगी कि वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, वो मूव ना करे। तो ऐसा क्यों है? तो ये क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी बॉडी अगर ये मूव कर रही है तो ये मूव करते ही रहे? इज दैट पॉसिबल? सो नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन ऐड होता है। फ्रिक्शन काम करता है। फ्रिक्शन क्या करता है? ये मोशन को रेसिस्ट करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, रेसिस्टेंस फोर्स है, जो कि मोशन को रेसिस्ट करता है। यानी कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वहां पे फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है? दो बॉडी के बीच में जो एरिया होता है उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है, और ये बॉडी को रेसिस्ट करती है मूव करने से। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो समझ लीजिए कि हम लोग अगर साइकिल चला रहे हैं और ये पैडल हम लोगों ने मारा, तो ये साइकिल जो है ये मूव करते ही रहेगी, ये रुकेगी ही नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये मूव करते ही रहेगी, ही रहेगी। इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पे आता है। दो सरफेस के बीच में हमेशा फ्रिक्शन ऐड लगता है, और फ्रिक्शन लगता है इसलिए बॉडी जो है वो फिर रेस्ट में आ जाती है। ये बॉडी किस चीज में आ जाती है? रेस्ट में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मैं आगे आपको समझाती हूँ और डिटेल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनर्शिया क्या होता है, जब कोई भी बॉडी अपना स्टेट को चेंज ना करना चाहे उसी को इनर्शिया कहते हैं। तो हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेसिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर कोई मूव कर रहा है तो वो मूव करना चाहता है। इसलिए अपने स्टेट को वो कंटिन्यू करना चाहता है। तो इसको क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। यानी कि स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है तो उसको इनर्शिया कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। तो inertia किसको कहते हैं? कि जब कोई बॉडी जो है अपने स्टेट को कंटिन्यू करना चाहे उसी को इनर्शिया कहते हैं। तो जैसे आप लोगों ने कभी ट्रेवल किया होगा बस में, कार में, तो हम लोग जब बैठे रहते हैं तो अगर ड्राइवर जो है वो ब्रेक मारे तो हमारा बॉडी जो है वो आगे आगे की ओर मूव कर जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा बॉडी था वो रेस्ट में था, तो अचानक से ब्रेक मारने के कारण मोशन आ गया, तो हमारा बॉडी जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाया और आगे झुक जाता है, इसलिए हम लोग आगे झुक जाते हैं। और ये हो गया इनर्शिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इनर्शिया किसको कहते हैं? जब कोई भी बॉडी अपने स्टेट को कंटिन्यू करना चाहे उसी को इनर्शिया कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? इसमें सबसे ज़रूरी है मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम उसको कहते हैं जब कोई भी वेलोसिटी जो है वो उसका डायरेक्शन चेंज करे और वो एक्सेलरेट करे, उसी को मोमेंटम कहते हैं। तो चलिए, जब ये मान लीजिए ये कोई ट्रक है तो ये रेस्ट में है, लेकिन अगर ये ट्रक 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी चल रही है और किसी पर्सन को अगर ये ट्रक टक्कर मारेगी तो ये इंजरी हो सकती है। बट ये अगर रेस्ट में है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर ये बुलेट है, ये हम लोग ऐसे हाथ में अगर ऐसे लेके रखें तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसको एक वेलोसिटी दे दिया जाए तो फिर ये एक पर्सन का जान भी ले सकता है। तो ऐसा क्यों है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो उसके डिपेंड करता है उसके मास और वेलोसिटी पे। ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मास एज वेल एज वेलोसिटी। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, यहाँ पे मास पे डिपेंड करेगा और यहाँ पे वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डिफिनेशन जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी वेलोसिटी का अगर हम लोग उसको डायरेक्शन चेंज करते हैं, उसको एक्सेलरेट करवाते हैं, तो इसमें जो हम लोग फोर्स लगाएंगे उसी को अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे कहा गया है। और यही हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे मैं डिस्कस करती हूँ इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे m है जो मास हो गया और a है जो वो एक्सेलरेशन हो गया। और इसका यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट केजी होता है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। ये यूनिट आप हमेशा याद रखिए, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में स्पेशली। तो ये इसका यूनिट हो गया और ये इसका फॉर्मूला हो गया। एक मोमेंटम का भी फॉर्मूला होता है, इनिशियल मोमेंटम माइनस माइनस फाइनल मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम तो इसका हो गया इनिशियल मोमेंटम, सॉरी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये यू है यहाँ पे। फाइनल मोमेंटम यानी कि मास इंटू भी फाइनल वेलोसिटी हो गया, और इनिशियल मतलब मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? चेंज इन मोमेंटम कहेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई भी बॉल है, उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, और ये कोई भी क्रिकेट प्लेयर है, वो अगर उसको कैच करे तो ये इसको इंजरी भी हो सकती है। यानी कि जिसके पास जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा, उसके पास उतना मोमेंटम होगा और वो फोर्स बहुत ही ज्यादा एग्जर्ट करेगा। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। और अगर मान लीजिए कोई टेबल टेनिस प्लेयर है, ये अगर इस टेबल पे खेल रहा है इस बॉल से, तो इससे अगर किसी प्लेयर को हिट होगा तो ये इतना इंजरी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें उतना स्पीड नहीं होता है, वेलोसिटी नहीं होता है। लेकिन अगर कोई बॉल है, मूविंग बॉल, वो अगर हिट करे किसी क्रिकेट प्लेयर को, तो ये एक सीरियस इंजरी हो सकता है। एक मैंने आपको लास्ट में अभी फॉर्मूला बताया, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास का फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था मोशन वाले में, जिसमें होता है F इज इक्वल टू m इंटू v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और इसका ये भी फॉर्मूला हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होती है? इफ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट बॉडीज। ये सबको याद रहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यहाँ तक सबको याद रहता है। बट ये बात जो है, ये सब लोग भूल जाते हैं कि जो एक्शन है और जो रिएक्शन है, वो दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करती हैं। जैसे कोई भी बॉडी है, इसको अगर हम लोग 5 न्यूटन से खींचे, तो ये फ्लोर पे ये मान लीजिए ये है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा 5 न्यूटन का इधर। तो ये फोर्स जो है ये फ्लोर पे लगेगी, और ये फोर्स जो है ये बॉडी पे लग रही है। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं, कभी भी सेम बॉडीज पे नहीं लगती हैं। ये हमेशा आप लोग याद रखिए, इसको नोट करके लिख सकते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन always act on two different bodies। ये हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करती हैं। और इसका सबसे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होता है, वो हमेशा मैग्नीट्यूड उसका इक्वल होता है। बट जो फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होता है, वो अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों का मास अलग होता है। इसलिए, क्योंकि मान लीजिए बॉडी का मास 5 kg है, तो ये फ्लोर का मास जो है मे बी 50 kg हो, तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो अलग अलग होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो मास पे भी डिपेंड करता है। इसलिए इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं होगा, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और एक्शन और रिएक्शन फोर्स किसको कहते हैं? जैसे ये बॉडी है, इसको हम लोग 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, तो इसको एक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग इसको खींच खींच रहे हैं, इसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो रेसिस्टेंस लग रहा है इस फ्लोर के ऊपर,
उसको हम लोग रिएक्शन कहेंगे। ये इस फोर्स का रिएक्शन है, ये 10 न्यूटन का। ये एक्शन है और ये इस फोर्स का रिएक्शन है, इसको रिएक्शन फोर्स कहेंगे। इसको एक्शन फोर्स और ये रिएक्शन फोर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। यहाँ तक मैं द एंड करती हूँ लेक्चर में। मैं इसके फॉर्मूला और न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।